और अब बात करते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात को नेताओं ने कितना माना है। जी हां, गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा कि ओवैसी योगी आदित्यनाथ के तेज के आगे टिक नहीं सकेंगे। रवि किशन ने कहा है कि मैं ओवैसी को खुलेआम चुनौती देता हूं, छू के दिखाओ महाराज जी को। रवि किशन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सन्यासी के तेज के आगे ओवैसी टिक नहीं सकेंगे और पैदल ही हैदराबाद लौट जाएंगे। है नाम सुने उसका। कल महाराज जी को टीवी चैनल पे चैलेंज किया तो ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 1-2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो तो सुनो। और 19 से फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, पूज्य महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुनना, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। आप महाराज जी के हरा के का बाबू छूटे फिर चलेगा हैदराबाद, ये वचन है रवि किशन शुक्ल का, और पैदल जाओगे तुम यहां। अरे भाई, शिव अवतारी गोरक्षनाथ बाबा के मंदिर में 2-2.5 घंटा अगर कोई आरती करता है, खड़े होके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति उसके शरीर में होती है जब वो निस्वार्थ होता है। उसको छूना, उसके बारे में सोचना गलत। और आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ को हर हाल में अगले चुनावों में हराने का दावा कर चुके हैं। ओवैसी के इसी चैलेंज को मंजूर करते हुए रवि किशन ने जमकर हमला बोला है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। और मानस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, आरएसएस चीफ मोहन भागवत को सबने सुना, आपने भी सुना। उनकी स्टेटमेंट थी कि सभी धर्म एक समान हैं और विकास के लिए सभी जरूरी हैं। अब दूसरी पार्टी के नेता तो तब मानेंगे उनकी बात जब बीजेपी के नेता ही नहीं मान रहे हैं उनकी बात। देखिए, रवि किशन का जो यह बयान आया है, इसको आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो होने वाले चुनाव हैं उनकी तैयारियों से जोड़ के देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बयान अभी आपको बहुत सुनाई पड़ेंगे। पिछले मर्तबा भी जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी बड़ी कड़वाहट बड़े भरे बयान हम लोगों ने सुने थे, और इस बार भी उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके के कटाक्ष, इस तरीके के बयान सुनने को मिलते रहेंगे। जहां तक बात रवि किशन के इस बयान की है तो आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में जब से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हुआ था, उसके बाद रवि किशन का सबसे पहले बयान आया था और उन्होंने बहुत आक्रामक तरीके से इसका पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि ऐसे लोगों को बहुत तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। अब ये दूसरा बयान रवि किशन का सामने आया है। उन्होंने ओवैसी पर पलटवार करते हुए एक तरीके से उनको चुनौती दी है कि वो उत्तर प्रदेश की धरती पर दाखिल होकर के दिखाएं, वो टिक नहीं पाएंगे। तो इस तरीके के बयान देने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो होता है मतों का ध्रुवीकरण। जब इस तरीके के अब आप आक्रामक बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता जो उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और इस आधार पर अपना एक वोट बैंक तैयार करते हैं। मैं रवि किशन के इस बयान को इसी नियत से देखता हूं कि रवि किशन ने जो यह बयान दिया है, निश्चित तौर पर ये एक तरीके से ध्रुवीकरण की एक कोशिश है। ओवैसी का बयान जो है उस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे, बीजेपी के तमाम लोग उस पर बोल चुके थे, लेकिन रवि किशन ने जिस तरीके से सहजनवा में ये एक भीड़ को संबोधित करते हुए ये बयान दिया, निश्चित तौर पर इसके अपने सियासी मायने और उसको सियासी नजरिए से ही देखा जाना चाहिए।
ठीक है मानस, में लौटती हूँ आपके पास। एक और खबर है। इससे पहले आपने सुना कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में देश के सभी धर्मों को एक बताते हुए इसे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी बताया था। लेकिन भागवत के बयान के बाद भी बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है, रुक नहीं रही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। तो अब राजनीति को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए नेता अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का मतलब ही क्या रह जाता है? आगे बढ़ते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा लगातार जारी है और बिहार में भी इस चर्चा को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। पशुपति पारस कल रात से ही दिल्ली में पहुंचे हुए हैं और कल पशुपति पारस को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया था। हालांकि फोन करके क्या बात हुई इसका पता नहीं चल पाया है और फोन करने का कारण स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देना भी बताया जा रहा है। और सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से ही। सौरभ, कारण कुछ भी हो लेकिन सबकी नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर लगी हुई है कि आरसीपी सिंह को भी उसी के तहत बुलाया गया है, उसी को लेकर चर्चा होनी है उनसे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर 2017 की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय ललन सिंह जो सांसद हैं वह बीजेपी से बात कर रहे थे, लेकिन बात उस समय नहीं बनी थी। कारण जो जदयू चाहती थी उतना कोटा जदयू को नहीं मिला था और अंत में बात खत्म हो गई थी और उसके बाद जदयू काफी नाराज भी हो गई थी। लेकिन इस बार बातचीत का जो जिम्मा है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उठाई है और वो बातचीत कर रहे हैं, यानी लगातार वो बीजेपी के संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भी जदयू चाहती है कि 2 कैबिनेट स्तर और 1 स्टेट लेवल का मंत्री पद उन्हें मिले, क्योंकि उनकी संख्या 16 है। तो वह चाहती है कि जितनी उनकी संख्या है उस हिसाब से उनको भागीदारी दी जाए। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी इस पर राजी होती है या नहीं। हालांकि जो नाम, अगर जदयू कोटे से अगर नाम की बात करें तो जदयू कोटे से सबसे ऊपर जो नाम है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का है और उसके बाद ललन सिंह का नाम दूसरे नंबर पर आ रहा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो संतोष कुमार कुशवाहा और चौथे नंबर पर रामनाथ ठाकुर, यानी 4 नामों की चर्चा जदयू कोटे से सबसे ज्यादा है। लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी जदयू को कितना कोटा देती है, यानी कितना मंत्री पद देती है। हालांकि अगर जदयू की बात करें तो वो 2 कैबिनेट स्तर और 1 स्टेट लेवल का मंत्री पद की चाह है जदयू की। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर पशुपति पारस की बात करें तो कल खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति पारस को फोन किया था और जब पशुपति पारस से मीडिया ने बात की तो पशुपति पारस ने यह कहा था कि गृह मंत्री जी का फोन आया था, क्योंकि आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है तो वो श्रद्धांजलि देने के लिए फोन किए थे। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि अंत में ये भी बात हुई थी, अमित शाह ने खुद पशुपति पारस से पूछा था कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आज जो प्रोग्राम है इसको खत्म करके हम दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद कल शाम को ही पशुपति पारस दिल्ली पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है
कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन बिहार में चर्चा दो नामों की है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। हालांकि आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बिहार से डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटाया गया था और उसके बाद बिहार में दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उसके बाद राज्यसभा सुशील कुमार मोदी को भेजा गया था, लेकिन अब यह चर्चा जोरों पर है कि सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। जी ठीक है सौरभ, सीपी सिंह और पशुपति पारस इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ये नाम सबसे आगे चल रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और सुशील कुमार का भी नाम इसमें शामिल है। अब एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज देर शाम हिमाचल प्रदेश से राजधानी दिल्ली वापस लौटेंगे और सहयोगी दलों के कुछ नेताओं से बातचीत होगी और कुछ पार्टी नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है और जिनसे जेपी नड्डा की मुलाकात होनी है। देखिए, मुलाकातें बहुत अहम हैं और इसीलिए ये जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ये बहुत कई मायनों में खास होगा और इसीलिए एक एक करके सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया जा रहा है। अलग से बातचीत भी दिल्ली में हो रही है, कुछ नेता पहुंच भी चुके हैं। अब कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, जो सहयोगी दल हैं उनको भी दरकिनार बीजेपी नहीं कर सकती, उन पर फोकस लगातार जारी है। जेपी नड्डा ने कमान संभाली हुई है, सहयोगी दलों के नेताओं से वो बातचीत करेंगे क्या एक एक करके? देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी तक एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डील जेडीयू के साथ फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि जेडीयू 3 सीटें चाहता है, 3 मंत्रिमंडल में 3 सदस्य चाहता है, लेकिन भाजपा की तरफ से उसके पास 1 या 2 के ऑप्शन फिलहाल दिए गए हैं। लिहाजा बातचीत अभी अधूरी है और आज देर शाम तक जेपी नड्डा अपने गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश गए हुए हैं, वहां से लौटेंगे। उसके बाद शाम को उन्होंने आज 6 अपॉइंटमेंट दिए हैं, 6 नेताओं से अलग अलग उनके मिलने का कार्यक्रम है, जिसमें सहयोगी दलों के भी 2-3 नेता हैं। और आप ये मानकर चलिए कि आज शाम से कल दोपहर तक उनकी लगातार मैराथन बैठ के चलेंगी। रात में कुछ देर का गैप होगा, लेकिन लगातार आज शाम से आने के बाद वो काम में जुटेंगे और कल शाम तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कल दोपहर बाद तक की आखिर सहयोगी दलों से कितने लोग और कितने कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं। और एक तरीके से जो पेच फंसा हुआ है वो यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि सहयोगी दलों का बहुत ज्यादा क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। कुछ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ अपनी पार्टी के यानी भाजपा के भी नेता जैसा कि नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल दोनों को दिल्ली बुलाया गया है, वो लोग यहाँ पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो बातचीत होगी और कल सुबह के बाद से एक तरीके से पिक्चर जो है कि कौन मंत्री बनने वाला है, किस सहयोगी को कितना मिलेगा और अपनी पार्टी से कितना होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसी क्लैरिटी के लिए आज से बैठकों का दौर आज शाम से पार्टी अध्यक्ष के स्तर पर शुरू होगा। जी ठीक है कुमार गौरव, आप अपनी नजर बनाए रखिए। सौरभ और कुमार गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बीजेपी को नाराजगी का भी ध्यान रखना है कि जिन नेताओं को जगह दी जाएगी तो कहीं दूसरा खेमा नाराज ना हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।